हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और अपना भाई दुष्यंत आज हमारे साथ है, जो कि ड्यूक 250 ऑनर है। काफ़ी दिनों से ऑनर है और मेरा दोस्त भी है। आप लोगों ने काफ़ी बार इसे देखा भी होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे जब मैं मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ। तो आज जो है भाई के साथ ऑनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले मुझे लगता है कि ऑनर से पूछना बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि जो इंसान उस चीज़ को चला रहा है उस बारे में उससे अच्छा कुछ कोई नहीं बता सकता। देखिए, मैं 390 चला रहा हूँ तो मैं 390 के बारे में बता पाऊंगा, 250 के बारे में इतना नहीं बता पाऊंगा। वो भाई कम से कम 2 साल से चला रहा है तो वो आपको ज़्यादा बेटर बताएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यही इनसे मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, उसका भाई जवाब देने वाले। सबसे पहले भाई आप अपना इंट्रो दे दो उधर कैमरे में देख के। मेरा नाम दुष्यंत नागर है। चलो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। भाई थोड़ा नर्वस है। देखिए, कैमरा फ्रेंडली होना आसान बात नहीं होती, काफ़ी मतलब लगता है हमें भी प्रॉब्लम हुई है। तो भाई मेरा कोई अपन मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, आप बाइक कब से चला रहे हो? बाइक वही 2 साल हो गए मेरे को चलाते। फरवरी में लिया था 2021 को। ऑलमोस्ट भाई को 2 साल हो गए चलाते हुए। ठीक है, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है भाई कि आपने ये ही क्यों ली? अभी अपने पास मार्केट में और भी ऑप्शन है, बट ये आखिर 250 क्यों? इसका हेडलाइट और जो बाकी जो गाड़ी है वो हर किसी के पास 200, 125, तो उसके हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। मेरा क्वेश्चन है कि KTM की बाइक से कंपेयर नहीं, जैसे डोमिनार 250 आती है या फिर आपकी FZ 250 आती है, उसके कंपैरिजन में ड्यूक क्यों? पावर और 1-2 रीज़न। पावर, हेडलाइट और इसका कलर सबसे डिफरेंट था। डिज़ाइन हेडलाइट तो सबसे बेस्ट ज़्यादा। हाँ, भाई का कहने का मतलब ये है कि मतलब ये ऐसी बाइक है जिस वो भाई मतलब फर्स्ट इंप्रेशन में आपको लगेगी कि हाँ ये नेकेड स्पोर्ट की वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। ठीक है, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है भाई आपसे कि आप बाइक 2 साल से चला रहे हो। ठीक है, 2 साल से चलाने के बाद आपको इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या लगा? आपकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है इसमें? सबसे अच्छी चीज़ में जैसे मैं आपको कैसे बताऊँ, आप में फील क्या होगा? पावर, लुक, लाइट, जो भी। सबसे बेस्ट का पावर, सबसे बेस्ट। क्योंकि अगर जो 200 अगर कोई चला रहा है, अगर वो 300 नहीं परचेस नहीं कर सकता, तो उसके हिसाब से सबसे बेस्ट गाड़ी उसके लिए यही है, ड्यूक 250। दोनों के। हाँ, 200 भी ले सकते हो और 390 के सबसे बेस्ट यही है। ठीक है, और मैं बोलूँगा कि आपका माइलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बाइक में? माइलेज तो सिटी में वही 25, 22, 25 और हाईवे में चलाओगे तो वही 30, 35 चल जाता है। ठीक है, जब आपने हाईवे में इस बाइक को राइड किया होगा तो हाईवे में ये कितनी कंफर्टेबल है? कहने का मतलब ये है मेरा कि क्या होता है कि कई बाइक्स में क्या होता है, अपना बैक में पेन होता है, शोल्डर में पेन होता है, चेस्ट में पेन होने लगता है, बट ये कितनी कंफर्टेबल है? ये आप अगर लॉन्ग अगर कहीं जा रहे हो तो ये कम से कम 100 तक अगर जाओगे तो कंफर्टेबल है। उससे आगे कहीं जाओ तो ये बैक पेन करने लगता है, हल्का फुल्का। हाँ, लेकिन भाई ध्यान रखो, ये रोज वाले नहीं है ना। जो रोज वाले बंदे होते हैं, जो इनकी आदत हो जाती है, उनको उतना भी पेन नहीं होगा जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है ड्यूक से, क्योंकि मैं खुद 390 राइडर हूँ। भले उसमें पावर ज़्यादा है बट हैंडल तो सेम है यार, तो उसमें कोई फर्क नहीं है, कंफर्टेबल बाइक है। हाँ, ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि आपने 2 साल से चला रहे हो भैया। देखो यार, सबके दिमाग में क्या रहता है कि अगर हमें KTM की बाइक खरीद रहे हैं तो भाई सबसे बड़ी एक चीज़ फेमस है, पता है कि आपको क्या है? कि भैया KTM को पालना आसान बात नहीं है। वो था ना रील्स में वायरल हो रहा था, भैया ये KTM है, पेटीएम वाली बात नहीं सुना होगा आपने। तो आपके हिसाब से इसका मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब फाइनेंशियल फ्रेंडली है या नहीं है? फाइनेंशियल फ्रेंडली है अगर इसको कोई मेंटेन कर पाए तो। जैसे जिसके जो मंथली अगर कोई जॉब कर रहा है या उसका 15,000 या 20,000 रुपये है, अगर वो उसका फाइनेंस में अगर इसको लिया है तो उसके लिए थोड़ा सा हार्ड जाएगा। अगर किसी ने इसको कैश में लिया है तो अगर सर्विस में गई तो कम से कम 3 से 4,000, 5,000 महीना तो ये मांग ही देता है। अगर कुछ हुआ तो ये, अगर वैसे नॉर्मल अगर सर्विस कराओ तो वही 2500, 3,000, ज़्यादा उससे ज़्यादा लगता नहीं। मान लो जो भाई कैमरे पकड़े हैं, मान लो उनकी सैलरी है 15,000 रुपये मंथली। आप देखो आजकल का इंडिया में ऐसी बेसिक सैलरी 10, 12, 15,000 ही होती है। अच्छी जॉब में भी आप तो 15,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं होती। तो उस सैलरी में क्या इसको मेंटेन कर पाएगा वो? हाँ, क्योंकि अगर वो फाइनेंस में लेता तो 5,000 वो EMI भी भरेगा। हाँ, 5,000 EMI भी भरेगा और इसका सर्विस कॉस्ट भी तो देखना, पेट्रोल भी तो देखना पड़ेगा ना। हाँ, पेट्रोल भी देखना पड़ेगा तो। ओके, ठीक है। तो अगर मतलब अगर आपकी 15,000 अबाउ सैलरी है तो आप इसे मेंटेन कर सकते हैं। भाई का कहने का मतलब ये है। ठीक है, जब आप लॉन्ग टूर में गए हैं तो इसकी लाइट कितनी विजिबल है? लाइट अगर नाइट में अगर कहीं गए हैं आप, तो अगर स्ट्रीट लाइट अगर है तो तब भी आप बेस्ट है। अगर कहीं भी अगर गए तो वहाँ का लाइट वगैरह नहीं है तो आपको दिखा देगा कि आपके सामने कोई बंदा अगर क्रॉस कर, अगर कोई कुछ सामने बैठा हुआ है या फिर गाय भी सड़कें मार कर बैठी रहती है, तो कम से कम आप आराम से कहीं जाके आराम से आ सकते हैं। अगर ज़्यादा कुछ अगर बहुत ज़्यादा ही, हाँ, अगर कुछ दिख भी नहीं रहा है, अगर बहुत ज़्यादा अगर कहीं लॉन्ग है तो आपको फॉग लाइट तो लगाना ही पड़ेगा।
देखो ऐसा है, भाई का कहने का मतलब ये कि वो आपको ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि बिल्कुल भी मतलब एकदम ज़्यादा अगर अंधेरी वाली जगह में आपको राइड करना है, आपको बहुत लॉन्ग टूर में जाना है, एक्सट्रीम लेवल की ऑफ रोडिंग करनी है, तो वहाँ पे भाई ये लाइट सजेस्ट नहीं करते। भाई कहना चाह रहे हैं फॉग लाइट लगा लो तो बेहतर है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इसका जो मीटर है इसमें आपको पता है फुली डिजिटल मीटर आता है, तो देखो बहुत सारी चीज़ें क्या एक्यूरेट रहती है और बहुत सारी चीज़ें नहीं रहती है। कभी मैंने देखा फ्यूल रेंज 100 दिखाएगा और कभी देखा 150 दिखाएगा और कभी देखा 50 दिखाएगा, तो ये कितना एक्यूरेट है आपके हिसाब से? ये क्या लगता है, मतलब कितना सही दिखाता होगा? ये तो कम से कम कभी भी 135 रेंज दिखा देता है, कभी 200 दिखा देता है, कभी लो फ्यूल लेवल बोल देता है, कभी कभी समझ में ना। अब जो डेली अगर इसको जो यूज़ कर रहा है, अगर वो 50 रुपये का भी पेट्रोल डला है तो वो जान जाएगा कि कितना चलेगी और कितनी नहीं चलेगी। जो माइलेज दिखाता है इसके मीटर में वो कैसा है? माइलेज तो क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है फिर भी। हालांकि मैंने देखा है कि अपन ना थोड़ा गाड़ी को ज़्यादा भगा देते हैं ना, तो माइलेज तुरंत कम हो जाता तुरंत है, कम हो जाती है, रेंज भी कम हो जाता है, और थोड़ा स्लो चलाओ तो ज़्यादा माइलेज और रेंज मिलता है। लेकिन ये इशू 390 में भी भैया, वो ये देखो एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी डिजिटल डिजिटल मीटर वाली बाइक पूरे मुझे जहाँ भी जिस बाइक में आती है वो सब में ये इशू है। एक्चुअल में पता है वो जो एनालॉग मीटर आता था ना, हाँ, वो सही दिखाता है। हाँ वो एकदम परफेक्ट दिखाता है। थोड़ा सा भी डाउन होगा तो थोड़ा कम होगा, ज़्यादा हो तो ज़्यादा दिखाएगा। हाँ। कम से कम धोखा तो नहीं देता डिजिटल मीटर से। आपने कभी अपनी फैमिली में किसी को इसमें बैठाला है? हाँ, मौसी मम्मी बैठते हैं। तो वो कैसे बैठे थे पहले आप मुझे बता दो। उस साइड मतलब दोनों पैरों से रख के ऐसे ही बैठे थे? नहीं, ऐसे ही बैठते हैं। तो उनको अगर आपने थोड़ा उनको आपने बताया होगा कि कितनी कंफर्टेबल उनके लिए? ये अब उनको बताया था ये समय, जब उनको जब भी गाड़ी में बैठते हैं तो बैठने में तकलीफ होती है, बाकी सीट थोड़ी सी बड़ी है तो बैठने में उनको कंफर्टेबल होता है। मतलब अगर कहीं इसमें बैठ गए तो कहीं से भी आराम से जाके लेके आ सकते हैं, बस बैठने में तकलीफ होती है। देखो क्या है ना कि जो आरसी है ना उसकी सीट बहुत ऊपर भी है और छोटी भी है, तो उसमें थोड़ा इशू आता है, बट इसमें भाई बोल रहे हैं ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 5.5 समथिंग ज़्यादा होगी, 5 ऐसा कुछ। मेरी हाइट 5.4 5.5 है, तो आपके अराउंड 5.6 से 5.7 होगी कम से कम, ठीक है। तो आपको कोई हाइट का इशू है इसमें? नहीं, हाइट का मेरे को तो बिल्कुल नहीं है। मतलब आपकी हाइट अराउंड 5.4 या 5.5 से ऊपर है, तो आप इसे कंफर्टेबल राइड कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। जैसे बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 13.5 लीटर के आसपास की है, तो आपने कभी इसे फुल कराया? हाँ, बहुत बार। और थोड़ा सा एक अंदाज़ा बता दो कि कितना रेंज दी होगी? फुल कराने से वही 250 किलोमीटर आप जा सकते हो, उसके मतलब वही 300 तक दे देता है अगर फुल कराओगे तो। अच्छा माइलेज निकाल के दे रही है, नॉर्मल अच्छे से चला रहे हो तो? हाँ। इकोनॉमी? हाँ। ठीक है। मुझे ये बताओ कि इस बाइक में जो मतलब बेसिकली देखो बहुत सारे इशू होता है 250 मतलब सॉरी KTM की बाइक्स में, तो जब आपने इसे राइड किया तो भाई ऑब्वियसली बात है आप 2 साल से चला रहे हो, तो आपने गर्मी में भी फेस किया हुआ है, ठंडी में भी फेस किया हुआ है, तो ठंडी में तो मुझे लगता है कोई इशू नहीं होता होगा, बट गर्मी में क्या आपने कोई इशू फेस किया? गर्मी में अगर इसको अगर कहीं हाईवे में अगर चला रहे हो तो बहुत बेटर है। अगर सिटी में अगर छोटी छोटी जगह में अगर इसको आप राइड कर रहे हो, करके चला रहे हो, तो जहाँ भी आप इसको रोकोगे तो इतना गर्म करता है पैर ऐसा, और नीचे साइलेंसर भी नीचे से दिया हुआ है तो और ज़्यादा हीट करता है, कूलेंट में चालू होता है एक्स्ट्रा, तो उसके कारण पैर जलने लगता है बहुत ज़्यादा। अच्छा तो मुझे ये बताओ, ठीक है ये आपने सही बोला कि थोड़ा सा हीटिंग इशू है, ये बताओ मुझे, आपने सिटी में भी इसे बहुत चलाया, तो सिटी में ये सिटी के लायक मतलब है या नहीं है? नहीं, सिटी के लायक है, सिटी के लायक भी है, हाईवे के लायक भी है। सिटी प्लस हाईवे आप दोनों इसमें कर सकते हो, 390 सिटी के लायक नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि आपने इसमें बहुत ज़्यादा इसमें लॉन्ग टूर किया हुआ है, हाँ। ठीक है, मतलब कम से कम अराउंड 200-300 किलोमीटर तो कभी ना कभी चलाया होगा। हाँ। तो उस जब आपने 200-300 किलोमीटर चलाया इस बाइक को, तो बीच में कोई इशू तो फेस नहीं किया? नहीं, बिल्कुल आज तक तो कभी हुआ नहीं ऐसा। क्योंकि ना भाई देखो मैंने बहुत बार सुना है कि KTM की बाइक्स बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो कभी कभी बंद हो जाती है, ऐसा भी मैंने इशू सुना हुआ है, बट भाई बोल रहे हैं ऐसा इन्होंने इशू कुछ भी फेस नहीं किया। नहीं, आज तक तो कभी नहीं, मतलब बहुत बार राइड में गए कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछा, आपने इस बाइक को कितने किलोमीटर चला लिया? 31,000 किलोमीटर्स। तो भाई वो जो चैनल पे वीडियो आई थी वो भाई थोड़ा कम चलाया था, ये चैनल वाली वीडियो में भाई थोड़ा और ज़्यादा चलाए तो इनको और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो मतलब मैं पूछना चाहूँगा, देखो सच बोलना कि इंजन में कोई प्रॉब्लम आया इतने सालों में? इंजन में प्रॉब्लम जब इसको मैं परचेस किया था तो वह इसकी अराउंड 3 से 4 महीने बाद इसमें इंजन में एक साउंड आती है किट 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 करके, सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग मेरे को वही साउंड लगता है इसका। वो साउंड आप बोलोगे ये KTM की प्रॉब्लम है या सर्विस वालों की प्रॉब्लम है? ये KTM की प्रॉब्लम है मेन, सर्विस वाले तो अपना नॉर्मल सर्विस करके अपना जो भी है, लेकिन जो ये साउंड है वह मेरे 5-6 दोस्त हैं, 5-6 लोगों के पास ड्यूक से वही सेम गाड़ी है, सबके गाड़ी में ये आवाज़ आ ही रहा है सबके में। यार देखो ये इशू ना मैं भी सुन रहा हूँ कि BS6 व्हीकल में ना ज़्यादा है, जो BS4 आती थी ना उनमें इतना इशू नहीं था। ठीक है चलो वो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपसे चलो ठीक है उसका कोई बात नहीं है, एक माइनस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि आपने मतलब आपको इसका इंजन बना के दिया गया? हाँ, वो सर फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट।
ठीक है भाई, जो ठीक है आपको KTM ने वो चीज़ करके दी यार, लेकिन देखो क्या होता है ना दुष्यंत भाई, दो सर्विस की प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ KTM में नहीं है, वो हर ब्रांड में वो इश्यू है। हाँ। ठीक है, देखो मेन बात क्या होती है, किसी भी कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है भाई। वो नई गाड़ी तो ऑब्वियसली बात है 6 महीना अच्छा चलेगी, बट आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो उस मामले में KTM मेरे हिसाब से ठीक है। ठीक है, ओके। और व्हाट अबाउट चेन स्प्रॉकेट प्राइस एंड कितना चलता था, मतलब सही है, ज़्यादा टिका हुआ है नहीं है? वही अगर नया गाड़ी रहता है तो चलाने के ऊपर डिपेंड करता है आपको यूज़ कैसा कर रहे हो। अगर अच्छे से यूज़ करोगे तो वही 15 से 16 तक चला जाता है। अगर एकदम रॉ यूज़ कर रहे हो या फिर स्टैंड वगैरह कर रहे हो तो वही 10,000 में तो चेंज कराना ही पड़ेगा इसको। और प्राइस है अराउंड 3600-3700 रुपीज़ के आसपास पड़ता है मेरे हिसाब से। वो 390 का है, आपकी गाड़ी का है वो, हमारी गाड़ी इसका थोड़ा कम है रेट, कितना है इसका? कम है, वही 3200 कुछ है अराउंड। अब मुझे तो लगता था सेम है यार भाई, मुझे सच में नहीं पता थी ये चीज़। नहीं आप ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि KTM की जो बाइक है परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत तगड़ी है, नो डाउट। ब्रेकिंग वाइज कैसी है? ब्रेकिंग वाइज तो सामने का बड़ा ज़्यादा बेटर है पीछे के ब्रेक से। अगर स्पीड में अगर भगा रहे हो, अगर टाइम से रुकती है तो बहुत अच्छी है, रुकने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो। अगर अचानक सडनली अगर कोई सामने आ गया तो इसके ABS के कारण इंसान हड़बड़ा था कि अरे यार क्या करूँ, ऐसा हो जाता है अचानक भयानक से। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो कई सारी बाइक क्या होती है, उस पर बैठो ना तो एक सेफ फील होता है, वो चीज़ इसमें फील होती है कि होती है बहुत अच्छे। मतलब ब्रेक ऐसा है कि अगर हल्का सा पुश करो तो ये आपको सुरक्षित रोक देगा आराम से, ऐसा है। और जब टॉप एंड स्पीड में जाते हो 150 तक तो हैंडल वॉबल होने लगते हैं ना? हाँ, 120 के बाद से ही होता है वो तो। ये नेकेड स्पोर्ट में सारों में प्रॉब्लम है, सुपर बाइक में भी वो इशू हो जाता है। ठीक है, और व्हाट अबाउट सस्पेंशन कैसे है इसके? सस्पेंशन तो बहुत बेटर है। जैसे अगर कहीं भी जा रहे हो तो ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ आया सामने। अगर बड़ा अगर कुछ गड्ढे वड्ढे आते हैं उसमें फील होता है, लेकिन हल्का मैं बिल्कुल फील नहीं करता। हाँ ठीक है भाई, आपसे एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपसे ये बोलूँगा कि मेरे जो व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, ठीक है भाई, देखो अब हमारे यूट्यूब में 2 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं। हाँ। काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, तो भाई अगर आप जो बोल रहे हो, हम जो बोल रहे हैं, उनके ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो भरोसा करते हैं। हाँ, क्योंकि वो गाड़ी परचेस करने से पहले हमारा ही वीडियो, आपकी वीडियो ऑनरशिप रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो मुझे आप देखो भाई, KTM से कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये मत समझना तुम लोग कमेंट करने लगते हो भाई कोई पैसे नहीं मिल रहे कंपनी से। भाई लोगों को लगता है मैं तारीफ करूं, पैसे मिल रहे हैं। एक पैसे नहीं मिले आज तक मेरे को, जो रियलिटी यार वो बताते हैं बाइक लवर है। तो मेरा बस एक क्वेश्चन है लास्ट आपसे, आप मेरे व्यूवर्स को ये भाई सजेस्ट करोगे या नहीं करोगे? अगर आप कुछ जॉब कर रहे हो और आपका भाई जॉब में अगर 2500 के प्लस, अगर आप कम से कम 20,000 अगर प्लस आप कमा रहे हो तो ये आप आराम से मेंटेन कर सकते हो। और आप बाकी तो आपके चलाने के ऊपर में है ना, तो अगर कोई है तो उसको आराम से कर सकते हो। और 2,76,000 ये भी ऑन रोड हो रही है, तो इस प्राइस में क्या वैल्यू फॉर मनी लगती है आपको? वैल्यू फॉर मनी अब बस क्योंकि जो बजाज है ना, देखो एक्चुअल में सबको पता है कि ये एक्चुअल में बजाज का ही ब्रांड है इंडिया में। तो बजाज डोमिनर दे रहा है 400 उससे कम में, फिर भी आप सजेस्ट करोगे? हाँ, फिर भी सजेस्ट मतलब इसकी बॉडी, इसकी वो इसका स्पीड। ठीक है दुष्यंत भाई, थैंक यू सो मच। भाई का इंस्टाग्राम जो हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप लोग भाई को जाके बात कर सकते हो, उसके बारे में और कुछ जानना है तो आप बात कर सकते हो। और पीछे अपने अदनान भाई है, भाई थैंक यू सो मच वीडियो शूट करने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना। किसी और बाइक को लेकर ऑनरशिप रिव्यू चाहिए तो कमेंट करना, मैं दूसरों की बना रहा हूँ, मैं खुद अपनी 12,000 चला रहा हूँ लेकिन अभी तक ऑनरशिप रिव्यू नहीं बनाया हूँ। बाकी यार ड्यूक 250 का ज़्यादा क्रेज है, 390 से इसलिए ज़्यादा जरूरी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।